हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल iOS प्रिंट में। और मैं आपको 2021 का क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ा रही थी, जैसे कि आपको पता है। और अगर जो भी क्लासेस आपको पढ़नी है ARO से रिलेटेड, अगर क्वेश्चन पेपर चेक करना है तो आप प्रीवियस ईयर की वीडियो में भी देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ 31 नंबर के क्वेश्चन में। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये पूछा गया है। ऑप्शन है राकेश रमन, रमेश चंद, उर्जित पटेल, NK सिंह। तो 15वें वित्त आयोग की बात हो रखी है, तो इसका आंसर है NK सिंह। अब वित्त आयोग, प्रश्न बनता है वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है। और क्या क्या चीज़ें आप इसमें बता सकते हो? वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है, ये भी प्रश्न बनता है, तो आपको ये भी बताना है। तो ये हमारे 280 अनुच्छेद में है। वित्त आयोग की बात की थी हमने, 280 में है, तो ये भी ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। अब आगे बात करते हैं कि निकाय, मैंने आपको बता दिया था ये संवैधानिक निकाय है। और प्रमुख कार्य इसका क्या है कि संघ और राज्य के जो बीच में शुद्ध जो करों का वितरण होता है, वो इनका कार्य है। ये आपको समझ आया? नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट दे रखी है, एनुअल रिपोर्ट 2020 की, और उसमें बताया है व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार रैंक क्या है? रैंक बतानी है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इसमें रैंक की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रैंक है वो 63 है। ठीक है, 63 भी रैंक है। और टोटल 190 देशों में से ये रैंक निकाली गई है, जो कि 2019 में प्रकाशित की गई थी। सबसे पहली बार जब निकाली गई थी तब ये 2003 में जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट के जो भी मानक है, जैसे व्यवसाय शुरू करना हो गया, निर्माण हो गया, परमिट जारी करना, विद्युत उपलब्धता, संपत्ति पंजीकरण, ऋण उपलब्ध, अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, करों का भुगतान, सीमा पर व्यापार, अनुबंध प्रवर्तन और दिवाला समाधान शामिल होते हैं। ठीक है, तो वर्तमान की बात करते हैं तो आंकड़ों में अनियमितता पाए जाने के कारण विश्व बैंक द्वारा क्या कर दिया गया, इस रिपोर्ट को क्या कर दिया गया, अब बंद कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है? पंप प्राइमिंग, ट्रिकल डाउन, प्रसार सिद्धांत या नन? तो अगर हम बात करते हैं आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी को जाना जाता है, तो इसका आंसर है ये एक ऐसा सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत होगा ये? ट्रिकल डाउन। ठीक है, ट्रिकल डाउन को हम कहते हैं टपकन सिद्धांत हिंदी में। ठीक है, कि किसी देश में जो राष्ट्रीय आय की जो उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचने का ये सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो अमीर वर्ग का ध्यान रखने वाली नीतियां हैं बनाने में और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी, और इसका फ़ायदा सबको होगा, जिनमें गरीब भी हमारे शामिल हैं। और अगर इसकी मान्यता देखें, इस सिद्धांत की मान्यता, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ समाज में आय व धन के वितरण की असमानताओं में भी कमी होती है। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? तो कौन सी है इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस, कौन सी नहीं है? तो मीथेन, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये पूछा गया। तो इसमें जो हमारी ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें टिक लगा दोगे। ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आया होगा कि जो हमारे हरित गृह प्रभाव है, इसके लिए जो उत्तरदायी वातावरण में उपस्थित कुछ गैसें होती हैं जिनमें अधिक वृद्धि भी होती है। इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं आपको पता होना चाहिए। तो हमारा CO2 है, मीथेन है, और ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जलवाष्प है। तो इसे भी ध्यान रखना। ठीक है,
फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का क्या हिस्सा है। अब कृषि का हिस्से की बात करते हैं तो 2020-21 के हिसाब से जो हमारा उत्पाद है कितना परसेंट है, तो ये हमारा है 19.9%। कितना? 19.9%। और अगर हम 2019-20 की बात करें तो 17.8% है। ठीक है। और 2021-22 का बात करें तो 18.8 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो देश का लगभग 54% कार्यबल कृषि कार्य संबंध क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या है? 19.9। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन इन विच ईयर द स्मार्ट सिटी विजन वॉज लॉन्च्ड। किस वर्ष आरंभ हुआ था स्मार्ट सिटीज मिशन? तो ये हुआ था हमारा 2015 में। ठीक है, भारत सरकार द्वारा ये आरंभ किया गया था। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य क्या था कि उन शहरों को बढ़ावा देना जो मूल बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं और अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण या स्मार्ट समाधान के अनुप्रयोग द्वारा अच्छी गुणवत्ता युक्त जीवन ये प्रदान करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के केंद्रीय बजट के बारे में है क्वेश्चन कि 2021-22 में राजकोषीय घाटा कितना लक्षित किया गया है। तो राजकोषीय घाटा लक्षित किया गया है 6.8% 2021-22 के हिसाब से। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। 2023-24 की बात करेंगे तो वैसे 2021-22 में 6.8% लक्षित किया गया है, जबकि 2021-22 में राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जो बताया गया है वैसे 6.9% बताया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें 2023-24 की तो 23-24 के हिसाब से मैं बता देती हूँ। 2023-24 इसमें क्या है, जो राजकोषीय घाटा है कि क्या ये रहा राजकोषीय घाटा है, ये है 5.9%। ठीक है, राजस्व घाटा है, राजस्व घाटा कितना है, तो राजस्व जो घाटा है वो है 2.9%। इतना समझ में आया। और जो प्रभावी राजस्व घाटा है, प्रभावी राजस्व घाटा है वो हमारा कितना है 1.7%। और प्राथमिक घाटा जो है वो कितना है, प्राथमिक है 2.3%। तो ये ध्यान देने योग्य है। बस आप ये याद रखना कि 2023-24 में जो राजकोषीय घाटा है, क्या बोला मैंने, राजकोषीय घाटा वो हमारा है 5.9% और राजस्व घाटा कितना है, राजस्व घाटा 2.9। और क्वेश्चन क्या पूछा है, राजकोषीय घाटा 2021-22 में पूछा था, शायद इस बार भी पूछ ले 2023-24 में, तो 5.9%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ है। ठीक है, ये बताना है आपको, जीनोम रिसर्च लोकेटेड। तो बताओ, तो ये हमारा है नई दिल्ली जाओगे आप, नई दिल्ली में आपको ये मिल जाएगा देखने को। तो नई दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट है और इसमें पहले राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता था इसे। और भारत सरकार की जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक ये स्वायत्त संस्थान है। कैसा संस्थान है, स्वायत्त संस्थान है। और इसकी जो घोषणा की थी औपचारिक रूप से डॉक्टर जीसी बोस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में की गई थी। और जीसी बोस की बात करूं तो कब की गई थी ये घोषणा, 30 नवंबर को की गई थी। 30 नवंबर 1997 में की गई थी, 97। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। आया इतने समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझीदार है। तो कौन सा है, तो ये हमारा है यूएसए। ठीक है, यूएसए है सबसे बड़ा साझीदार है। 2022-23 के अनुसार अप्रैल नवंबर में 2022 की जो अवधि है उसमें भारत के लिए शीर्ष निर्यात गंतव्य देश हैं। पहला यूएसए है
दूसरा हमारा कौन सा है? दूसरा हमारा, तो ये आपको समझ में आया, यूएसए 17.8% है। ठीक है, लिख लो आप इसमें। संयुक्त अरब अमीरात यूएई 7%। ठीक, और हमारा क्या है, और इसमें दे रखा है जो आपने देखा होगा, इसमें शीर्ष निर्यात गंतव्य देश में क्रमशः यूएसए हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, और है हमारा एक और है, ये है नीदरलैंड 4.1%। तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 40 क्वेश्चन में, कि निम्न में से कौन सी शीत ठंडी धारा नहीं है। देखो, ठंडी और गर्म धाराएं दोनों याद कर लेना, पेपर के दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि इसमें ठंडी धारा नहीं है, तो इसमें जो नॉर्वेजियाई धारा है वो ठंडी धारा नहीं है। ठीक है, और अगर ये कैसी धारा है, ये है गर्म धारा। और उत्तरी अटलांटिका क्या भाग है ये, कैलिफोर्निया धारा, बैंगला धारा तथा ओशियाई धारा ठंडी महासागरीय जल धाराएं, ये तीनों। और बैंगुला भी कहाँ है, ये भी जो है अटलांटिक महासागर में है। कैलिफोर्निया या ओयोसीवो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। आगे चलते हैं कि क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है। इटली, लीबिया, फ्रांस, जर्मनी। तो किस में नहीं है, तो ये जर्मनी में नहीं है। ठीक है, जर्मनी तटीय सीमा भूमध्य सागर के साथ नहीं लगती। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, भूमध्य सागर के साथ जो तट हैं साझा करने वाले प्रमुख देश हैं, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, लीबिया हो गया, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को, स्पेन, तुर्की, सीरिया, इजराइल व लेबनान है। जबकि जर्मनी जो है वो कहाँ है, उत्तर पश्चिमी सागर तथा उत्तर पूर्वी में बाल्टिक सागर के साथ अपनी तटीय सीमाएं बनाता है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अब उत्तराखंड की बात आती है। देखो, ये तो आपको याद भी होंगे कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है। लिपू लेक उत्तराखंड में है, और हमारा जो कौन सा है, सितकिला, ये हिमाचल में है, बाणा उत्तराखंड में है, नौमा पास ये भी उत्तराखंड। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सिरकिला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, शिमला से तिब्बत का मार्ग जो गुजरता है उसमें है। और एक और याद रखना, नाथुला याद रख लो, एक ये पेपर में पूछा गया है। जिलेबिला याद रखो, जिलेबिला, ये दोनों कहाँ हैं, ये जिलेबिला और नाथुला ये है सिक्किम में। ठीक है, इतना है समझ में। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। आगे चलती हूँ मैं। आगे एक बोमडिला भी याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में है, और बारालाचा हिमाचल में है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या मेघालय। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन सी सीमा नहीं लगती है, तो मणिपुर की नहीं लगती है, इम्पॉर्टेंट है। और कुल लंबाई जो बांग्लादेश की है, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई की बात करते हैं तो वो है 15,200 स्थलीय सीमा की। पेपर में पूछा गया है ये भी। और दूसरा प्रश्न ये है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो बांग्लादेश की है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तीसरा हो गया कि भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो भी ध्यान रखो, 4096.7 किलोमीटर है। ठीक है, इसे जीरो लाइन के नाम से भी जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य टच होते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया। ठीक है, कौन कौन से भारतीय राज्य, वेस्ट बंगाल, मेघालय,
मिजोरम और त्रिपुरा। त्रिपुरा और कौन सा हो गया, एक और है असम। ये अंतर्राष्ट्रीय इसके साथ सीमा बनाते हैं, जबकि मणिपुर और म्यांमार के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये कई बार पूछा गया है, आज नहीं बहुत बार। तो जो है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती, अगर आपने देखा होगा इंडिया का मैप ऐसे रहता है, ये ठीक है, कर्क रेखा ये जा रही है। ठीक है, यहाँ पे बनता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश तो ऊपर हो गया और सारे ऐसे आ गए, तो अरुणाचल प्रदेश इसमें टच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया राजस्थान, फिर हो गया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सारे क्या हैं, राज्य टच कर्क रेखा को। ठीक है, आगे चलते हैं। लेप्चा व हो जनजाति सामान्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है, ये प्रश्न बनता है। तो इसकी बात करते हैं। लेप्चा और हो की बात चल रही है। तो लेप्चा हो जनजातियाँ सामान्यतः भारत के उत्तर पूर्वी में, मतलब यहाँ पर उत्तर पूर्वी में, ठीक है, उत्तर पूर्वी जो है भाग में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति के लोगों का मुख्य निवास स्थान बोलते हैं कि ये है हमारे हिमालय पर्वतमाला में, हिमालय में। ठीक है, और ये जैसे सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया का दार्जिलिंग क्षेत्र है, उसमें लेप्चा जनजाति पाई जाती है। जबकि हो की बात करते हैं तो ये झारखंड में पाई जाती है। समझ में आया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो हमारे क्या हैं, देश में जो भी हमारी अनुसूचित जनजाति हैं, देश में जो भी अनुसूचित जनजाति है उनकी जनसंख्या का जो परसेंट है कुल जनसंख्या का, वो है 8.6%। चूँकि सिक्किम, त्रिपुरा आदि राज्य उत्तर पूर्वी भारत में आते हैं, जबकि वेस्ट बंगाल, झारखंड राज्य पूर्वी भारत में आते हैं, तो हम ये कहेंगे जो ये विकल्प है, ये जो विकल्प है वो सही नहीं है। लेकिन तभी भी इसका जो आंसर मारा गया है वो मारा गया है मध्य भारत, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का कि किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क सघनता है। उच्च सड़क सघनता की बात हो रही है, तो उच्च सड़क सघनता हमारे केरल में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक रोड स्टैटिक्स 2018-19 के अनुसार ये बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडुराइट्स अंतर्वर्धी चट्टान से संबंधित है। कोडुराइट, तो बताओ कौन सी चट्टान से, कौन सी रॉक से संबंधित है। तो इसका आंसर है मैग्नीज से। जो मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज जो है वो प्लिस्टोसिन युग तक के लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में ये पाया जाता है। धारवाड़ की जो चट्टान है ये विशेष रूप में मिलेगा इसमें। कोडुराइट या गोंडाराइट अंतर्वेदी चट्टानों की श्रेणी में 90% है। कितना? 90% है। ठीक है, और कोडुराइट श्रेणी का विस्तार जो है वो उड़ीसा से लेके है, उड़ीसा के गंजाम और कोरापुड़ जिले में, और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम जिले में ये है। वर्तमान समय की बात करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में मैग्नीज के उत्पादन और भंडारण में पहले स्थान पर है। मैग्नीज के उत्पादन में कौन है? दक्षिण अफ्रीका। भारत में जो है, भारत की बात करते हैं इंडिया की, तो एमपी प्रथम स्थान पर है। तो ये समझ में आया, एमपी और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो ये है क्वेश्चन कि हीराकुंड परियोजना किस नदी का इसमें जल उपयोग में लाया जाता है। तो हीराकुंड नदी में महानदी हीराकुंड की बात कर लेते हैं। एक बहुउद्देश्य परियोजना है, उड़ीसा में है ये, उड़ीसा के संबलपुर शहर में। और 1948 में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये इसकी नींव रखी थी।
ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी में से पानी लाती है? अब इंदिरा गांधी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी परियोजना की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है रावी, व्यास और सतलुज। उपरोक्त सभी है इसका आंसर। जो इंदिरा गांधी परियोजना में रावी, व्यास, सतलुज तीनों नदियां हैं, ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में लाकर, मतलब इन तीनों नदियों का पानी लाकर सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1958 में। और हीराकुंड का कब हुआ था? 1948 में। उस टाइम पे तत्कालीन जो हमारे गृह मंत्री थे जीवी पंत ने इसका उद्घाटन किया। और इस नहर का जो उद्गम है वो पंजाब से है, पंजाब के हरिके नामक स्थान से। तो ये भी ध्यान रखने योग्य है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। कैग 2020 में कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? किसको नियुक्त किया गया है कैग? तो ये किया गया जीसी मुर्मू को। भारत के जो सीजीए बोलते हैं इसे, कैग सीजी। 8 अगस्त 2020 को गिरीश चंद्र मुर्मू को कैग के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। आर्टिकल 148 के अंतर्गत भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? वो हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा होती है। और उसके पद से कौन हटाएगा उन्हें? केवल उसी रीति से जो उन्हीं के आधारों पर हटाया जा सकता है इन्हें, जिन आधारों पर जो हमारे न्यायाधीश हैं उन्हें हटाया जाएगा, ठीक है। और भारत की सर्वोच्च महालेखा परीक्षक हैं ये। हाल ही में प्रधानमंत्री 16 नवंबर 2021 को पहले ऑर्डर दिवस के अवसर पर कैग कार्यालय में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का इन्होंने यहाँ पे अनावरण भी किया गया है, ठीक है। तो मेरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आज की क्लास यहीं पे पूरी कर रही हूँ। अगर कोई भी मेरे साथ न्यू स्टूडेंट ऐड है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पुराने स्टूडेंट हैं, अगर क्लास में कोई भी दिक्कत लग रही हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।